अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान और मेरे साथ बहुत ख़ास मेहमान, आप पहले भी उन्हें देख चुके हैं, जनाब शाहिद मेतला, जिन्होंने साबिक़ आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड बाजवा से एक गुफ्तगू की और फिर उसको एक ख़ास शक्ल में तहरीर के ज़ब्त में लाए और फिर प्रोग्राम भी हमारे साथ किया। 2 पार्ट्स अभी तक शाया हो चुके हैं इनके जन्म बाजवा से गुफ्तगू के, और आज ये तीसरा पार्ट जो है कुछ नए इंकशाफात के साथ सामने आए हैं। तारीख के औराक पलट रहे हैं और बहुत सारी नई मालूमात लेके आ रहे हैं जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा के हवाले से। तो हम शाहिद मेतला से ही बात करेंगे, मगर आपको बताते चलें कि प्रोग्राम के आखिरी सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद होंगे कयूम सदीकी, और हम आपको बताएंगे कि आज सुप्रीम कोर्ट में क्या ड्रामाई सूरत हाल हुई, ख़ासतौर पे जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस मुनीब अख्तर और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के दरमियान क्या अल्फाज का तबादला हुआ, क्या सवाल थे, क्या जवाब थे, क्या रिमार्क्स थे और क्या सूरत हाल थी। तो पहले हम शुरू करते हैं जो ताज़ा तरीन इंकशाफात हैं साबिक़ आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा के हवाले से। मितला साहब, पहले तो ये बताएं कि कुछ मसला तो नहीं हुआ अभी तक, कोई इशू तो नहीं है, आप खैर खैरियत से हैं? कोई जी आपके साथ या जनरल बाजवा के साथ कोई मसला तो नहीं हुआ? नहीं नहीं, मेरे साथ तो कोई भी मसला नहीं है। और जनरल बाजवा का मुझे आइडिया नहीं है उनके साथ क्या मसला हो सकता आपने है। बिल्कुल ही मुंह साबिक फेर आर्मी लिया है, चीफ कोई है। राब्ता नहीं रखा, फिर उसके बाद नहीं, मुंह मेरा फेर के और बैठ गए। नहीं नहीं नहीं, मेरे लिए बड़े मोहतरम है। मैं पहले भी एक आध शोबे कह चुका हूँ कि मैं आई एम obliged ऑफ हिम एज ही हैव एक्सटेंडेड a great opportunity to document history। चलिए ठीक है। तो ये एक है लाइक बट जी बहरहाल हिस्ट्री बनाई भी उन्होंने है, अच्छी या हाँ। बुरी, और लिखवा भी वही रहे हैं। चलें, हम मजबूर हैं, क्या कर सकते हैं, बट शायद मेरे वो नहीं लिखवा रहे वो मेरा मतलब है उन्होंने वो जो कह डिस्कशन रहे की हैं और आपको मैंने लिख रहे लिख लिया और फिर हाँ, उनके कॉन्सेंट से ही बिल्कुल लिखा सही। और फिर नहीं अब तो नहीं कह रहे हैं कि नहीं जाना चाहिए। अब देखें, तो रोक रहे हैं कि कुछ नहीं नहीं छपना नहीं, चाहिए। इंफॉर्मेशन तो इंफॉर्मेशन है। हाँ, अब बहरहाल, तो रोक रहे हैं। सबसे पहले हम जी स्टार्ट करते हैं कि नवाज शरीफ की जो है नाअहली से जीआईटी कैसे बनी है, इसके बारे में जनरल बाजवा साहब ने क्या बताया? देखिए, जब मैंने उनसे सवाल पूछा कि आपने नवाज शरीफ को नाअहल करवाया था, उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं है, मैंने नहीं करवाया था। आप सुप्रीम कोर्ट के जजेस को क्या समझते हैं? सुप्रीम कोर्ट के जजेस खुद से भी फैसले कर रहे होते अच्छा। हैं। 2-3 चीज़ें ऐसी हैं मतीउल्लाह जान साहब, 2-3-4 चीज़ें ऐसी होंगी जो बार बार आएंगी। एक तो आध कॉलम में शायद पहले भी आ चुकी हैं और दोबारा भी एक आध दफ़ा शायद आएंगी, चूँकि वो हम एक तरह से क्रॉस रोड था कि जहाँ से एक दो दफ़ा फिर गुजरे और ठीक फिर है। गुजरे, इस तरह से मामला। तो उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट के जजेस बड़े बाख्तियार होते हैं, खुद से भी फैसले कर रहे अच्छा। होते हैं। फिर उन्होंने ज़ाती अनाद की भी बात की पिछले कॉलम में, जैसे उन्होंने कहा था कि पसंद नापसंद भी होती है, उसकी बुनियाद पर भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस फैसले कर रहे होते हैं। तो उन्होंने मसलन क्या जाती है नाद? लाइक उन्होंने इसी कॉलम में मैंने मेंशन किया है कि जस्टिस खोसा का ज़ाती इनाद भी था शरीफ फैमिली के वो साथ, क्या? और वो कि उन्होंने शहबाज शरीफ ने 90 की दहाई में उनकी बहन को डाइवोर्स दी हुई थी। तो शहबाज वो शरीफ ने? शहबाज शरीफ ने, ये अच्छा। बकौल कमर जावेद बाजवा साहब। 90 की दहाई में? हाँ, 90 की तो दहाई ये में वो। 20-25 साल पुरानी हाँ कोई बात हाँ। है। और चले आपके और ये प्रोग्राम जनरल में मैं बाजवा साहब इंकशाफ की कर देता हूँ। जी जी हाँ हाँ। जी जी। वैसे तो काफ़ी सारे इंकशाफात हैं, उसमें भी बहुत सारे इंकशाफात हैं। मैंने जनरल बाजवा और जस्टिस आसिफ सईद खोसा की एक्सटेंशन के हवाले से भी एक पूरा एक मजमून अलग से मजमून है, वो क्या? उसमें भी बड़े इंकशाफात हैं। और खैर आप अब बेसब्री ना हो, ये भी काफ़ी सारे इंकशाफात, उसमें भी इसी तरह की बात है कि बिल्कुल जस्टिस खोसा जो है वो एक्सटेंशन भी चाहते थे। तो ये फिर उसकी तफसील आपको अगले किसी कॉलम में मिलेगी। तो इस तरह से हमारे जजेस का तो ये रुझान रहा है कि अपने तो ये जाती फायदों के शहबाज लिए। शरीफ की जो वाइफ थी, वो जस्टिस खोसा की जो सिस्टर थी, और वो रंजश थी। हाँ, रंजिश वो तो ये कैसे बकौल उन्हें पता चला? जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, उनके बकौल ये इस तरह का मामला है। और उन्होंने कहा कि मेरे आर्मी चीफ बनने से पहले ही पानामा के हवाले से जो लॉन्ग मार्च हुआ था, और फिर उस लॉन्ग मार्च की हियरिंग भी स्टार्ट हो गई हुई थी। आपको पता है 1 नवंबर 2016 में ये हियरिंग स्टार्ट हुई थी, 2016 में ये हियरिंग स्टार्ट हो गई थी। तो
जनरल कमर तो 29 नवंबर को, मगर भाई 27 नवंबर 2016 को बने थे। हाँ, 25 लेकिन ये जेआईटी जो बनी, ये क्या मामला था? ये जेआईटी में जो एजेंसीज के भी लोग थे और जनरल कमर जावेद बाजवा के होते हुए सारे वाकयात हो रहे थे। हाँ, जेआईटी की तश्कील तो भी जो थी, हाँ, ये उन्होंने कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह का ऑर्डर दे दिया तो फिर हमने कंटेम्पलेट किया, और मैंने ख़ास तौर पर फिर मैंने डीजी आईएसआई को बुलाया और उनको कहा कि इस तरह से हमें नहीं करना चाहिए, तो हमें किस तरह से विड्रॉ करना चाहिए। तो उन्होंने कहा नहीं, हम नहीं निकल सकते। वो कहते मैंने अपने बेटे साद बाजवा, जो कि बैरिस्टर हैं और बड़े कॉम्पिटेंट हैं और अंग्रेज़ी बहुत अच्छी लिखते हैं, कह रहे मैंने उनसे बल्कि एक लेटर भी सुप्रीम कोर्ट के नाम लिखवा लिया था। और फिर मैं ये मामला जो कोर कॉन्फ्रेंस है, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस है, उसमें मैंने ये मामला रखा। उन्होंने कहा कि नहीं जी, हम तो बताहत इदारा है, हम सुप्रीम कोर्ट को किस तरह से ख़त लिख सकते हैं या किस तरह से ख़त लिख कर इनकार कर सकते हैं। फिर अहम बात ये है, उन्होंने ये बहुत अहम बात की कि मैंने सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच नहीं किया था इस हवाले से कि नवाज शरीफ को नाअहल कर दिया जाए। जनरल फैज ने अगर किया हो तो मुझे नहीं पता। फिर इस पे मैंने सवाल, जनरल फैज ये छोटे मोटे काम तो अपने भी करवा लेते हैं, अपने भी और एक वजीर आजम को नाअहल करवाने से आर्मी चीफ का क्या, ये तो बहुत मामूली काम था और वो जनरल फैज ने करवा दिया। नहीं, वो आगे चल के फिर ये भी बताते हैं। अगला जो तीसरा ये चौथा सवाल है इस कॉलम का, वो ये बताता है जनरल बाजवा ने फौज को बड़े जबरदस्त तरीके से डिफेंड किया। वो कह रहे हैं कि भाई ये फौज का काम नहीं था, ये जजों का जाती फैसला था। अच्छा। हाँ, उन्होंने कहा फौज के जिम्मे सिर्फ सबूत लाना थे, और चूंकि हमें तफवीज किया गया था ये फर्ज, कौन लाया? वो सबूत जो अभी आर्मी चीफ है जनरल आसिम मुनीर, वो उनको मैंने कहते भेजा और उनके अरब ममालिक के साथ ताल्लुकात अच्छे थे, तो वो इकामा लेकर आए थे। ये जनरल बाजवा कह रहे हैं? जी जी जी। अच्छा, तो मतलब ये भेजा था तो उन्हें पता था ना कुछ है, तो उनको तो सिर्फ लेने के लिए भेजा। काम तो तैयार था, डॉक्यूमेंट भी तैयार था, पता था पहले क्या था, जनरल बाजवा को भी पता था कमा है, तो इनको भेज दिया कि आप जाके ले आए। पॉसिबली ये अच्छा। मैं नहीं इसके बारे में कह सकता। उन्होंने कहा कि इनके ताल्लुकात अच्छे थे। अच्छा, इनको अरबी भी आती है। सब कह रहे हैं कि मुझे कुछ पता नहीं था, ये सब कुछ मेरा कोई जजेस कर रहे थे या वो कर रहे थे या मेरे मुतहद कर रहे थे, जनरल फैज कर रहे थे, मैंने तो पता नहीं, मैं तो कार ही नहीं सुन। मतलब ये भी आप देखें ना। हाँ, वो कह रहे हैं कि मैंने नहीं किया और ना ही फौज ने की है। वो कहते हैं फौज को आप क्या समझते हैं, फौज हर चीज पर असरअंदाज नहीं हो सकती, और ये नहीं है कि जजेस फौज के कहने पे कुछ भी कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह देखिए अंग्रेजी का लेटर तो आप अच्छे बच्चों से लिखवा सकते हैं, लेकिन इंटरव्यू तो खुद ही फिर देना पड़ता है ना। बहरहाल आगे जाके प्रोजेक्ट इमरान खान क्या था, कोई इसके बारे में कोई बात की खुल के कि प्रोजेक्ट इमरान खान क्या था, कौन लाया उनको और क्या शौक था, किसको शौक था? ये उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। इसी तरह से मैंने जब सवाल जवाब हुए तो ये सवाल पहले भी हो चुका है, तो ये मैंने फिर उनसे पूछा कि इंसाफ़ी जज हैं सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए या अदरवाइज़ इंसाफ़ी जज हैं, तो इस पे बहुत मज़ेदार गुफ्तगू हुई। तो उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, और हम जनरल्स भी तो इंसाफ़ी थे। तो उन्होंने कहा हम भी तो पहले सारे इंसाफ़ी थे। ये लफ्ज़ इंसाफी ही यूज किया? नहीं, मैंने भी एक लोडेड वर्ड यूज किया, उन्होंने भी लोडेड वर्ड, वो जो आमतौर पर इंसाफी भाइयों बहनों के लिए इस्तेमाल होता है, तो हाँ जो यूज किया जाता है, जो यूज किया जाता है, तो वही वर्ड फ्रैंकली मैंने भी यूज किया और उन्होंने भी जवाब दिया हाँ ये इस पे न जाए। और तो फिर उन्होंने कहा कि हम पे भी तो इमरान खान का इश्क सवार था, हमारे सरों पे इमरान खान का भूत सवार था। हाँ, और हम चाहते थे इमरान खान इक़्तिदार में आए, हम उसको लाना चाहते थे, लेकिन हमारी तमाम उम्मीदों पर पानी फिर गया। हमारा ख्याल था कि नए चेहरे हैं, नई पार्टी है, बेहतरी लाएंगे, मुल्क में बेहतरी लाएंगे, डेफिनेटली मुल्क के मफाद में ही उन्होंने सोचा। तो उन्होंने कहा कि हम, लेकिन बहरहाल गलत साबित। बहरहाल इश्क न पूछे जात जी। बात यह है कि वो भूत पर कैसे उतरा, इमरान खान का जो भूत सवार था, तो ये कैसे उनको पता चला? अगर इसका भूत सवार था तो फिर इन्होंने किया क्या उसको लाने के लिए, ये नहीं बताया उन्होंने? तो ये इसको मंतकी अंजाम तक कैसे पहुंचाया उन्होंने? डेफिनेटली सारी चीज़ें जो हो रही थी तो कहीं ना कहीं हमारी इस्टेब्लिशमेंट तो इन्वॉल्व थी। तो जिस तरह से अदालतें मैनेज हो रही थी, मीडिया मैनेज हो रहा था, हम सबको पता है। बहरहाल उन्होंने जो बात की है, उन्होंने तो कहा है कि फ़ौज का इसमें कोई कसूर नहीं है। फिर वो ये भी बात करते हैं कि फौज का तो बिल्कुल नहीं है, मतलब अगर होगा भी तो जनरल फैज का या जनरल बाजवा का होगा, फौज का क्या कसूर है इसमें, बेचारी फौज का, मतलब। हाँ। अब दूसरी बात ये है कि ये डॉन लीग्स के हवाले से क्या उन्होंने बात की? हाँ, ये भी एक इंकशाफ था। तो जब ये बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि 3 चीज़ों का मुझ पे दबाव था।
सबसे पहले जो नून लीग, जब मैं आर्मी चीफ बना तो नून लीग की हुकूमत थी, ऑलमोस्ट आधा टर्म वो पूरा कर चुकी थी, आधा उनका रहता था। तो उसमें ये था कि ये कैसे शुरू हुआ नून, ये डॉन लीग तो जनरल राइल शरीफ के दौर में? हाँ, उसी के दौर का। उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें उन्होंने शेयर की हैं। उन्होंने कहा जी जब ये डॉन लीग्स वाला मामला भी मुझसे पहले से ही हो चुका हुआ था, तो डॉन लीग्स का भी दबाव था। सबसे पहला दबाव जो मुझ पे आया फौज की तरफ से, फौज के अंदर से जो दबाव आया वो जनरल मुशर्रफ पर, जो इन्होंने आर्टिकल 6 लगा दिया। उन्होंने कहा तो आते हैं, लेकिन डॉन लीग्स शुरू कैसे हुआ? वो डॉन लीग्स का शुरू किसने शुरू किया? वो कहते हैं कि जनरल राहील शरीफ ने ये शुरू किया। इसमें कोई सबूत मौजूद नहीं थे, बल्कि ये जनरल राहील ने एक्सटेंशन लेने के लिए किया था। और कहते जब वज़ीर आज़म बना, जी हाँ, जब मैं वज़ीर आज़म बना तो वज़ीर आज़म हाउस गया पहली दफ़ा नवाज शरीफ से मिलने के लिए, पहले ही या दूसरी, तो वहाँ चौधरी निज़ार मिले। चौधरी निज़ार ने कहा कि हमें डॉन लीग्स को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना है, खत्म करना है, यानी नून लीग के हक में खत्म करना है। फिर कहते नहीं, ये इसका क्या सबूत था कि वो एक्सटेंशन लेने के लिए बना? क्या ये एक्सटेंशन वाकई मांगी जाती थी? कोई ये इस कॉलम के मुताबिक और उनके मुताबिक तो ये एक्सटेंशन बिल्कुल मांगी जाती थी। कैसे? उन्होंने कहा कि जब मेरी नवाज शरीफ के साथ बातचीत हुई और नवाज शरीफ से जब मैं बात करता था, तो नवाज शरीफ ने मुझे बाद में बताया कि जनरल राहील और जनरल रिजवान अख्तर दोनों जब भी मेरे पास आते थे और वो कहते थे कि जनरल रिजवान कहते थे कि जनरल राहील को एक्सटेंशन, मतलब ये जनरल राहील बैठे, ये जनरल राहील बैठे हैं, ये रिजवान अख्तर कहते हैं सर नवाज शरीफ साहब, ये जनरल राहील शरीफ साहब को ये इनकी 3 साल की एक्सटेंशन दे, 3 साल की एक्सटेंशन। अच्छा। और नवाज शरीफ, उनके बकौल नवाज शरीफ कहते हैं कि जब जनरल राहील नहीं होते थे, जनरल रिजवान होते थे, अकेले में जब मिलते थे नवाज शरीफ को, तो उस वक्त कहते थे कि नहीं, जनरल राहील को 1 साल की एक्सटेंशन दे, चूंकि उनका राहील शरीफ चले गए, तो मियां साहब 1 साल की काफी है, उसके बाद मेरी बारी है, उसके बाद मेरी बारी है, चूंकि उसके बाद उनका नंबर आना था, तो सीनियरिटी में वो टॉप रैंक से। चले, इन दोनों को तो लड़वा दिया, मतलब राहील शरीफ साहब और रिजवान साहब को तो लड़वा दिया बाजवा साहब ने, वो तो अब एक्सपर्ट है इन चीजों के। तो जनरल बाजवा ने ये नहीं बताया कि उन्होंने कौन सा स्कैंडल निकाल कर जो एक्सटेंशन ली थी? नहीं, ये नहीं बताया, नहीं उस पे उनके साथ एक्सटेंशन पे बहरहाल बात जरूर हुई है, वो भी इंकशाफात से भरपूर बातचीत है। और मैंने फिर एक सवाल, नहीं चले इस पे नहीं, बाद में बात करते। अच्छा। तो हाँ, तो उसमें भी बहुत सारे इंशाल्लाह नई चीजें आपके सामने आएंगी। और जैसे इस कॉलम में मजा तो आया, आप सच बताने लगे तो रुक गया। नहीं, मैं वो जरा बताने लगा था कि मेरी अपनी मालूमात भी इस इंटरैक्शन में एक चीज वाजे, आप किसी सहाफ़ी की तारीफ भी कर दिया करें, आपको अपने अलावा सहाफ़ियों की सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, अपने अलावा किसी की तारीफ नहीं करते। ये देखिए कितनी कॉन्सेंट्रेटेड इंफॉर्मेशन है आपके पास है। मैं कहता हूँ एक जनरल बाजवा जो है उनको सराहना चाहिए कि उन्होंने इतनी इंफॉर्मेशन दी, और एक शायद मेतला को सराहना चाहिए कि जनरल बाजवा जैसे एक डाडे जर्नैल से आप इतना कुछ निकलवा के ले आए, इतने सवाल जो आप किया आपने, और आप किस्तों में जो है ना आप जनरल बाजवा साहब को तकलीफ दे रहे हैं। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, मेरे बड़े मोहतरम। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे और छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद फिर शाहिद मेतला हमारे साथ मौजूद हैं, बल्कि आप ये समझें कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एक छोटी सी ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद हैं शाहिद मेतला, जिन्होंने साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा से गुफ्तगू की और बहुत सी नई मालूमात अब अपने इंकशाफात के तीसरे हिस्से में सहाफ़ी प्रोग्राम में दे रहे हैं। शाहिद मेतला साहब, ये जो ट्वीट एक विड्रॉ की थी ISPR की तरफ से, जो एक ट्वीट थी वो फिर वापस ले ली गई, वो क्या वाकया था? डॉन लीग्स के हवाले से थी। जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं कि मैं, एक तो गवर्नमेंट के साथ मामला तय पा गया था कि देखिए उनको भी आइडिया था, लेकिन डेफिनेटली फ़ौज का दबाव था, उनको आइडिया ये था कि इसमें ऐसा कोई सबूत नहीं है। और फिर जनरल राहील शरीफ ने डॉन लीग्स का इशू बनाया भी एक्सटेंशन लेने के लिए, गवर्नमेंट को वो ब्लैकमेल करना चाह रहे थे। और उन्होंने कहा, फिर जब चौधरी निज़ार ने 2-3 दफ़ा मुझे कहा कि हमने डॉन लीग्स को कंक्लूड करना है, तो मैंने फिर उस वक्त के DGISI नवीद मुख्तार को बुलाया और उससे पूछा क्या आपके पास सबूत है। तो उन्होंने कहा सीरल अलमीडा ने 70 मिनट कोई परवेज़ रशीद के साथ बातचीत की है, लेकिन कोई पता नहीं था क्या बातचीत हुई, एज सच कोई सबूत मौजूद नहीं थे। तो फिर हमने फिर ये फ़ैसला, आपस में ये फ़ैसला किया, और जिसके बारे में चौधरी निज़ार और इसाकदार के साथ उनकी कम्युनिकेशन होती रही, ये फ़ैसला हुआ कि जो परवेज़ रशीद और तारिक फ़ातमी उनको से हटा दिया जाएगा, इंतजामी कार्रवाई राव तहसीन के खिलाफ की जाएगी, और जो सहाफ़ियों वाला मसला है उसको CPNE को भेज दिया जाएगा। भिड़ों का छत्ता कहा, तो कहता मैं भिड़ों के छत्ते में हाथ नहीं डालना चाह रहे थे। हाँ, तो जिस तरह से अभी भी हो रहा है मीडिया, आपको पता है इसमें कोई शक नहीं है कि हम भेड़े ही हैं और क्या है, लेकिन भेड़े नहीं है। हाँ,
तो फिर उन्होंने कहा कि ये जब मामला हमारा डिसाइडेड था तो मैं एक दिन लाहौर में था, कुछ एक आध दिन के बाद, 2-4 दिन के बाद मैं लाहौर में था। तो लाहौर में अचानक मुझे ARY पे टिकट चलते देखे कि डॉन लीक्स पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, लेकिन वो अधूरा नोटिफिकेशन था और वो उन्होंने कहना भी शुरू कर दिया ARY ने, और बाकी मीडिया ने भी कहना शुरू कर दिया, उसका भी खासा दबाव। खैर उन्होंने कहा कि मैंने फिर फ़ोन उठाया, गुस्से में फ़ोन उठाया और मैंने कहा, आसिफ गफूर को कहा कि उनसे कहो, हुकूमत को कहो कि वो मुकम्मल नोटिफिकेशन जारी करे। तो फिर आसिफ गफूर ने अपने तौर पर ही नोटिफिकेशन इज रिजेक्टेड का ट्वीट कर दिया था। अच्छा, ये ट्वीट भी मतलब कि आसिफ गफूर साहब ने कहा। अच्छा, इसका भी इन्हें नहीं पता था? नहीं, उन्होंने कहा, मैंने तो उसको सिर्फ इतना कहा था कि भाई उनको कहो पूरा नोटिफिकेशन जारी करे। अच्छा, मतलब जारी करें, हुकूमत को कहो। जो है हुकूमत से राब्ते करता था वो, ये भाई हुकूमत इसाकदार से जैसे उनकी बात हुई थी, चौधरी निसार से हुई थी। तो आर्मी चीफ के बिहाफ पे, आपको पता है आर्मी चीफ तो हमारा वाइसराय होता है, हमारे मुल्क में तो वाइसराय होता है ना आर्मी चीफ। बात वही है कि उन्होंने जज्बाती होकर के आर्मी चीफ कह रहा है तो उन्होंने ट्वीट कर दिया। हाँ, तो फिर वो ट्वीट वापस नहीं, वो ट्वीट इस तरह से वापस हुआ। वो कहते हैं कि वो फिर एक तरह से फिर बहस होना शुरू होगी कि ट्वीट वापस किस तरह से लिया जाए, या लेना भी है या नहीं लेना। तो इस सिलसिले में भी, और कहते फिर उसी दिन मैं फाटा जाना था, फाटा गया तो उधर ही मुझे फ़ोन आ गया कि वज़ीर आज़म मिलना चाहते हैं। वज़ीर आज़म को मिलने के लिए मैं जब पहुंचा वज़ीर आज़म हाउस, तो वज़ीर आज़म बाहर मुझे उन्होंने रिसीव किया, फिर लेके गए। फिर उन्होंने कहा कि जनरल साहब गुस्से में फैसले ना किया करें। तो फिर मेरे दिल में आया कि मुझसे कुछ गलत हो गया है, हमसे कुछ गलत हो गया। साहब ने हल्का से कहा गलत हो गया। तो वो कहते फिर, लेकिन बड़ी बात है जनरल साहब समझ गए। हाँ, लेकिन अहम बात यह है कि इस दौरान लीगी क़यादत भी उनके पास जाती रही। ख्वाजा आसिफ भी आए, एक दो और लोग भी आए, और कुछ लीगी जो रहनुमा थे वो उनको ये कहते रहे, उनको बल्कि अर्ज करते रहे एक तरह से कि आपने इस ट्वीट को वापस नहीं लेना। कभी फौज ने भी कोई चीज वापस ली है, इस तरह से उनको फिर मियां साहब कहीं जा रहे थे, चीन उन्होंने जाना था, तो वो उन्होंने कहा कि मैं नहीं चाहता था कि मुल्क का वज़ीर आज़म इस हैसियत में, कमतर हैसियत में जाए, और दूसरों को भी ये मैसेज जाए कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के कंट्रोल में फ़ौज भी नहीं है, फ़ौज जो बताहत इदारा है वो भी नहीं है। तो उन्होंने कहा कि मैंने फिर उसको कहा कि तासुर तो उन्होंने गलत साबित कर दिया है कि भाई कंट्रोल में नहीं है। बट एनीवे, अब ट्वीट डिलीट नहीं हुई, तो ट्वीट डिलीट हो गई ना, फिर उसके बाद डिलीट नहीं, विड्रॉ हुई थी। हाँ, ट्वीट डिलीट नहीं की थी DGSPR ने, और ये अभी भी अच्छा नहीं, ये मुझे नहीं पता। अच्छा, ये वाकई। और वैसे मैंने जो डॉन लीक्स का क्रेडिट सीरियल अलमीडा साहब को मिलता है, उनका ड्यू क्रेडिट है, उनको मिलना चाहिए। बट मैं आपको बताऊं, उसका जो फॉलो अप था डॉन लीक्स इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट, वो मैंने किया था मेरी ही खबर पर। फिर बाद में सारा जो स्प्लैश हुआ था वो मेरी ही खबर पर हुआ था, और वो फारग जो भी फारग हुआ था, बेसिकली मैंने फरवरी में वो स्कैंडल किया था और अप्रैल में जाके नोटिफिकेशन आया। चले आप आगे चलते हैं। मेरा आप नहीं क्रेडिट सुनना चाहते, वो मेरा स्कूप आप नहीं सुनना चाहते, छोड़े पूरा प्रोग्राम आप। हालांकि मैं देखे ना उधर के कैसे लोगों ने मुझे उस वक्त भी हिरास किया, मुझे सारा कुछ हुआ। खैर चले, छोड़े यार, नहीं बात ही नहीं सुनना चाहते। जिस तरह आज हम जनरल कमर बाजो को याद कर रहे हैं ना, इस तरह एक वक्त में ये कौम आपको भी याद करेगी, मैं बताऊं। अच्छा, क्योंकि वो भी नहीं, ऑन सीरियस नोट मुझे ये कहा गया एजेंसीज की तरफ से, उन्होंने प्रोब किया मुझे। एजेंसीज ने कहा यार ये मैटर तो फिनिश हो गया था, खत्म हो गया था, अब आपकी वजह से हमें एक नया जो है ना डंडा आ गया, और हमें अब कुछ करना पड़ेगा। फरवरी में ये हुआ और फिर अप्रैल में नोटिफिकेशन। वो तो आदी होते हैं, उनकी ट्रेनिंग होती है सब कुछ करने की, बर्दाश्त करने की। अब ये बताएं कि नवाज शरीफ साहब का कहा जा रहा है कि कोई इस्तीफे का भी आपने लिखा है कॉलम में, कि वो पनामा ट्रायल के दौरान इस्तीफा देने पे भी राजी है। ये जनरल कमर जावेद बाजवा ने इंतहाई मुखलसाना और लाइक उनके भले के लिए मुखलसाना तजवीज़ उन्होंने भिजवाई थी नवाज शरीफ को, और उनको कहा कि आप इस्तीफ़ा दे दें। और वो चौधरी मुनीर और जो शुजात अजीम है, उन दोनों के थ्रू ये तजवीज़ भिजवाई गई थी। ये वो कहते हैं ये मुखलिसाना थी। हाँ, मुखलसाना इसलिए, ये मुखासमाना तो नहीं, मुखलसाना इसलिए थी मुखलसाना कि उनको लग रहा था कि शायद उनको सर्कमस्टांसेस तो नजर आ रहे थे ना कि नवाज शरीफ के खिलाफ हो गई हैं, कोर्ट्स उनके खिलाफ हो गए हैं, फौज भी उनके खिलाफ है, तो टू सम एक्सटेंट उन्होंने, और जनरल फैज भी उनके खिलाफ है, ये भी बाजा साहब को पता था, भी उनके खिलाफ। अब उसको भी उन्होंने रोकना था, जनरल साहब फैज को भी कहीं नायल न करवा दें वज़ीर आज़म को। हाँ हाँ, तो इन्होंने मुखलिसाना तजवीज़ भेजी कि आप रिजाइन करके चले जाएं। हाँ, कि आप अब इसका ये मतलब तो नहीं था ना कि उसको नायल कर दे सुप्रीम कोर्ट। हाँ, इन्होंने तो वो नायली से बच जाएंगे, इस्तीफा मांगा था।
उन्होंने कहा कि भाई इस्तीफा दे दें, आप नाअहली से बच जाएंगे, साल बाद इलेक्शन आप दोबारा भी वज़ीर आज़म बना वो नाअहल होने जा रहे हैं। भाई थोड़ा आइडिया तो हो ही जाता है, हमें भी आइडिया हो रहा था जिस तरह से 2015-16 से जिस तरह से इमरान खान साहब को लाने के लिए तमाम मीडिया को गैग किया गया, अदरवाइज जो चीजें की। और इस पे सुन तो लेना बात, तो फिर वो कह रहे हैं कि शुजात अजीम और चौधरी मनीर ने कायल भी कर लिया था फवाद हसन फवाद को, और फवाद हसन फवाद ने ये पैगाम न सिर्फ नवाज शरीफ तक पहुंचाया बल्कि नवाज शरीफ को भी कायल कर लिया। नवाज शरीफ इस्तीफा देने पर रजामंद हो गए, लेकिन एन वक्त पर मरियम नवाज ने उनको मना कर दिया। अच्छा। ये कहते हैं ये मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन पहुंची वो इस तरह से, मतलब अब मलबा जो है मरियम नवाज पे डालना है जनरल फैज के बाद फिर, बट एनीवे मलबा ही डालना ना, अब उनके पास है क्या, मलबा ही मलबा है। बट एनीवे अब ये बताएं कि जनरल रिजवान और आसिम बाजवा के साथ क्या मामला थे, क्या अख्लाफात थे, क्यों उनको इस तरीके से बाहर का जो है रास्ता दिखाया गया। अच्छा, ऑन सीरियस नोट, ये नहीं कि मैं किसी को फ्लैटर कर रहा हूँ या किसी को डिफेंड कर रहा हूँ, ये बात मैं भी, चूँकि मैं जनरल कमर जावेद बाजवा को भी कहा कि मैं एस्टेब्लिशमेंट की साइकिल को भी समझता हूँ, इनकी खबरें वबरें मेरे पास सारी होती हैं। मैं अदरवाइज भी बात करूँ मतीउल्लाह जान साहब, जनरल बाजवा के काफ़ी सारे फेसेस हो सकते हैं, बट ये बात सच है कि जनरल बाजवा अपने बहुत सारी चीज़ों में बड़े सॉफ्ट थे, नरम थे। जिस तरह से उन्होंने रिजवान अख्तर को एक तरह से माफ़ी कर दिया टू सम एक्सटेंट, या आसिम बाजवा, मैं आता हूँ उस पर। आसिम बाजवा को जैसे मैंने उनके बारे में भी पूछा था, ये जो हमारे एम्बेसडर थे, क्या नाम है, जो सऊदी अरेबिया में एम्बेसडर थे, इनके बारे में भी, बिलाल अकबर के बारे में भी मेरा ख्याल है मैंने पूछा, आगे किसी कॉलम में आएगा। तो इन तीनों को उन्होंने माफ़ कर दिया था। आसिम बाजवा को तो बल्कि इन्होंने यहाँ तक किया था, इन्होंने आसिम बाजवा ने और जनरल रिजवान अख्तर दोनों ने कादियानी होने की कैंपेन चलाई थी। तो ये एक बहुत बड़ा क्राइम था जो इन दोनों लेफ्टिनेंट जनरल्स ने कमिट किया था, जो कि किसी भी तरह से टॉलरेबल नहीं है, किसी भी तरह से बिहेरेबल नहीं था। बट उन्होंने उन्होंने माफी ली कि ये गलत था और ये हमसे प्रोपेगेंडा हुआ, झूठ बोला। हाँ, आसिम बाजवा ने उनसे माफ़ी मांग ली, फिर उनको सदरन कमांड भी दे दी और उनके साथ वो बड़े ठीक भी रहे। तो सदरन कमांड का मिलना एक बहुत बड़ा प्राइज पोस्टिंग समझा जाता है, उसको बहुत बड़ा एजाज है, जिसको भी मिलती है। और जनरल रिजवान का और उनको भी आहिस्ता आहिस्ता फिर नहीं, उन्होंने कहा कि उनको भी मैंने मुआफ़ी एक तरह से कर दिया था और मैं उनको एकोमोडेट भी कहीं ना कहीं करना चाह रहा था। मैंने उनको फिर NDO का प्रेसिडेंट बना दिया, लेकिन वो फिर भी बाज नहीं आ रहे थे। और मैं चाह रहा था कि मैं उनको कमान भी दे दूं, लेकिन वो बाज नहीं आ रहे थे। वो मुसलसल हर जगह पोक कर रहे थे या सियासत में मुदाखलत कर रहे थे, तो फिर उनको रिमूव करना पड़ा। और कुछ करप्शन के भी एलिगेशन सामने आ गए, कुछ इस तरह का भी मामला। और जनरल मुशर्रफ को कैसे, मतलब कि उस हवाले से क्या रिएक्शन का सामना? वो देखें, उन्होंने कहा कि एक चीज़ सिविलियन को समझ आनी चाहिए कि फौज अपने आर्मी चीफ पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती। बेशक वो साबिक हो या मौजूदा हो, वो किसी भी आर्मी चीफ पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती। लेकिन सिविलियन को ये बात समझ नहीं आती, ये बार बार पोकिंग करते हैं और बार बार वही एक ही गलती करते हैं। तो ये भी नून लीग की एक बहुत बड़ी गलती थी कि उन्होंने हुकूमत में आते ही जनरल मुशर्रफ के खिलाफ आर्टिकल 6 लगा दिया था, और उसकी वजह से वो कहते मुझ पर भी प्रेशर आया, तो मैंने बड़ा बर्दाश्त किया। और कहते फिर फौज ने उनको बचा भी लिया। कभी वो अस्पताल से गायब हो जाते, कभी वो अदालत जाते हुए गायब हो जाते थे, कभी रोड से गायब हो जाते थे, और फिर बिलाखिर वो अस्पताल पहुंच गए और फिर उसके बाद उनकी कहीं पर भी पेशी नहीं हुई। और ये चीज़ जो है, ये चीज़ हमारे सिविलियन जजेस को भी नहीं समझ आती है कि भाई आर्मी चीफ बड़ा एहसास मामला होता है। तो ये जब तक जजेस सिविलियन हैं उस वक्त तक तो मेरे ख्याल में ये गलत फहमियाँ पैदा होती रहेंगी। जनरल बाजवा साहब शायद यही कहना चाह रहे थे कि ये आर्मी चीफ को कुछ समझते नहीं है, ये जजेस जो हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट के हैं चाहे हाई कोर्ट के हैं, मतलब एग्जैक्टली मतलब उन्होंने ये बात की। और वो नहीं, उन्होंने कहाँ बात की है ये? हाँ, कब कहा है मैंने बात की है? नहीं, जनरल मुशर्रफ के हवाले से आपने कहा ना, सिविलियन समझते नहीं है कि आर्मी चीफ कितना, अच्छा जजेस को, हाँ एक गांव माता होते हैं। नहीं, सिविलियन मैं और आप है, ये आवाम है, जजेस कहाँ सिविलियन है भाई? वो नहीं है, एस्टेब्लिशमेंट का सबसे अहम हिस्सा है। ये तो एक और इनके सारे काम तो देखे ना, सारे काम जो हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है वो अदलिया के जरिए करती है। नवाज शरीफ को घर भेजा, अदलिया के जरिए भेजा, गिलानी को घर भेजा, अदलिया के जरिए। भाई वो तो लाइक उनका हमेशा से हेल्पिंग हैंड रही है अदलिया। तो आज थोड़ी सी
थोड़ी डिफरेंट मोड में नज़र आती है या डिफरेंट स्टेज पे खड़ी नज़र आती है। अदरवाइज तो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की हमेशा उन्होंने ताबेदारी की है हमारी ये सारी बातें नहीं ये नहीं कही, ये तो मेरा अपना जाती कमेंट है फॉर गॉड से। कैसे आजकल तो पता ही चलता, बाजवा साहब कह रहे हैं, हाँ मुझे बाजवा साहब का तर्जुमान में तर्जुमान नहीं, हाँ, जो इन्फॉर्मेशन आपके पास हाँ है, इन्फॉर्मेशन नहीं, ये बात ये आखिरी जो हिस्सा है ये मैंने कहा है कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के ताबे रही है अदलिया जो है। और फिर मियां साहब को वैसे लगता है कि जनरल बाजवा साहब के जहन में कहीं मियां साहब की याद सताती है उनको, क्योंकि हैं तो बड़े नहीं, उन्होंने बड़ी उनकी तारीफ की। मियां साहब को भी माफ कर दिया उन्होंने, जनरल बाजवा ने? नहीं, उन्होंने क्या माफ करना था, लेकिन वो कहते बड़े डिसेंट आदमी थे, मुझे उनसे कभी कोई शिकायत नहीं रही, अच्छे आदमी थे और समझदार आदमी थे, हैं। तो उनको ऐसा उससे कोई शिकायत नहीं थी। और वही एक दो जो वाकयात उनके साथ वो मामला ठीक ही उनका चलता रहा। तो ये कभी कोई अफसोस, कोई शर्मिंदगी, कोई ये सवाल मैंने उनसे 3-4 दफा पूछा था कि नवाज शरीफ को हटाने का पछतावा है, तो उन्होंने इसका जवाब नहीं दिया था। लास्ट टाइम में मैंने आपको बताया था। अच्छा, तो मतलब क्या चेहरे के तासुरात एज ए जर्नलिस्ट, बॉडी लैंग्वेज उनकी क्या थी? मतलब इस उम्र में नॉर्मल थे, रिलैक्स थे और क्या हो सकता है। लेकिन डेफिनेटली जब आपको हर तरफ से दबाव का सामना करना पड़े या हर तरफ से आपको क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़े, तो लामहल्ला आप पे थोड़ी बहुत जो प्रेशर है वो बढ़ ही जाता है। तो लेकिन जनरल साहब बड़े काम्ड एंड कूल थे, ऐसा नहीं है, वो बड़े पुरएतमाद है बहुत सारी चीज़ों के हवाले से। एक दो चीज़ें उन्होंने ऐसी भी कही जो आप कमिंग डेज में पढ़ के हैरान रह जाएंगे कि इतने कॉन्फिडेंट है, इज़ वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट हिमसेल्फ। और अदरवाइज भी इट ऑल्सो सीम्स के लाइक ऐसा नहीं है कि वो किसी से डर जाएंगे, किसी से दुबक जाएंगे। उनको किस बात का एतमाद है कि उनको कोई छू नहीं सकता, उन पे कोई आर्टिकल 6 नहीं लगा सकता? नहीं, वो देखिए वो उनको लगता है कि वो उनको लगता है कि उन्होंने मुल्क के मफाद में काफ़ी सारे काम किए हैं ना। तो आप एग्री करते हैं वैसे? नहीं, मेरी राय ना पूछे, मेरा उनके साथ एक ताल्लुक है, मैं अपनी राय में। और आपकी राय ऐसी है कि ताल्लुक खराब हो सकता है? हाँ, वो पहले ही ऑलरेडी वो मुझसे कंप्लेंट कर रहे हैं और काफ़ी मुझसे नाराज है, बरहम है। और लेकिन मैंने उनको बाकी भी एक दो प्लेटफॉर्म्स पे कहा कि वो अब मेरे इख्तियार में चीज़ें नहीं थी, चूँकि मैंने शेयर कर ली थी एक आध जगह का, तो आपको भी पता है कि शेयर हुई है, सारा ड्राफ्ट शेयर हुआ। आखिर में क्विकली मरियम नवाज के केस के हवाले से भी बात हुई? हाँ, मरियम नवाज के केसेस के हवाले से भी बात हुई। जब मरियम नवाज ये वाला सवाल हुआ और जब उन्होंने बताया कि इस्तीफ़ा देने पर रजामंद हो गए थे, तो मरियम नवाज के हवाले से भी बात हुई। मरियम नवाज के हवाले से भी उन्होंने कहा कि भाई उन्होंने मियां साहब को इस्तीफे से रोका, मरियम नवाज ने, और दूसरा उनके खिलाफ जो केसेस थे वो कैसे खत्म हुए? हाँ, वो मैंने पूछा, उन्होंने कहा नहीं मैंने ये केसेस नहीं खत्म करवाए मरियम नवाज के खिलाफ। मैंने पूछा रिहा किसने करवाया मरियम नवाज को, तो उन्होंने कहा कि मरियम नवाज के खिलाफ भी जो केसेस हैं वो कमज़ोर हैं। और एक अलहदा से चैप्टर भी है जो स्पेसिफिकली, एक अलहदा से कॉलम भी है जो स्पेसिफिकली इनके केसेस के हवाले से सवालात हैं, वो भी एक बड़ी बात है। लेकिन एक चीज़ और भी मैं यहाँ बताता चाहूँ, उनको वैसे कुछ केसेस के बारे में पता भी नहीं था और मुझसे भी उन्होंने पूछा कि ये केसेस भी हैं शरीफ फैमिली के। उनके बेटे बैरिस्टर हैं, बाहर के पढ़े में लंदन के, तो उनके बेटे नहीं बताया होगा कि पापा बहुत। तो मरियम नवाज के अलावा वैसे उन्होंने ये भी बात की थी कि मेरी मरियम नवाज से कभी ऐसा मुलाकात नहीं हुई। एक दफ़ा मुलाकात हुई थी वज़ीर आज़म हाउस में, और जब नवाज और कितनी इन्फॉर्मेशन अब रह गई आपके पास? बहुत इन्फॉर्मेशन है। अच्छा। और सारी एक्सक्लूसिव है। ये हर कॉलम आपको लगेगा कि पहले से ज़्यादा इंकशाफात से भरपूर है, नई हकीकतों से, नई तारीख से पर्दा उठता है। विश यू गुड लक जी। और सहाफ़ी प्रोग्राम में शाहिद मितला इंशाल्लाह हमारे आइंदा भी मेहमान रहेंगे और आपको मालूमात आप कॉफ़ी के बस मुझे बुला लेते हैं। मेरा मतलब है कुछ और भी, तो आप ये अवाम को जो आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं ना, तो ये बहुत बड़ा एहसान है आपका भी और जनरल बाजवा का भी। इतना कुछ अगर डेफिनेटली सच बोलना शुरू कर दिया है। हाँ, थैंक यू जी। अब नेक्स्ट सेगमेंट में चलते हैं, उन लोगों के बारे में बात करेंगे कि जिनके बारे में शायद जनरल बाजवा भी अभी खुल के बात नहीं कर रहे। जी हाँ, मेरा मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जजों की, कि जहाँ पे इलेक्शन की तारीख में इल्तवा का एक ज़बरदस्त केस लगा है और आज कुछ बहुत सारी ड्रामाई सूरत हाल भी पैदा हुई। एक छोटी सी ब्रेक के बाद क़य्यूम सिद्दीकी हमारे साथ होंगे। जी, सुप्रीम कोर्ट के महाज से एक मुजाहिद सहाफ़ी ने हमें ज्वाइन किया है। क़य्यूम सिद्दीकी साहब, बड़े बड़े वाक़यात हो रहे हैं।
गाजी मुजाहिद मदीला जान जर्नलिस्ट रहने तेरी मेहरबानी। आज बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स हुई है, मैं नाज़रीन को ब्रीफ कर दूं। बहुत बड़ा, कुछ देर पहले भी एक बहुत बड़ा फैसला आया है जस्टिस काजी फायज ईसा की अदालत से, और उससे पहले जो इलेक्शन की तारीख में इल्तवा का मामला था उसमें जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने जो एकदम से ड्रामाई अंदाज में कल के अपने कुछ रिमार्क्स की वजाहत की और कहा कि वो आज भी अपने उस फैसले पर कायम हैं जो जस्टिस मंसूर अली शाह ने लिखा था और इन दोनों जजेस का जो तफसीली वजूहात थी, और कहा गया था कि सुओ मोटो बनता ही नहीं था इलेक्शन की तारीख के ऐलान ना होने के हवाले से, और वो दरख्वास्तें खारिज की गई थी और वो 4-3 का फैसला था। तो जमाल खान मंदोखेल साहब के इस वजाहत के बाद जस्टिस मुनीब अख्तर ने भी उनको जवाब दिया और कहा कि अक्सरियत 5 बेंचेस में से 5 जजों के बीच में 3 जजों की थी और वही फैसला था, मगर ऑर्डर ऑफ द कोर्ट अभी तक जारी नहीं हुआ। कयूम सदीकी साहब, ये बड़ी डेवलपमेंट है। काजी फायज ईसा ने ऐसा क्या बड़ा फैसला दिया है जिसका बराह रास्त असर अब इन 5 जजों के बेंच पर पड़ेगा जो इलेक्शन की तारीख में इल्तवा का मामला देख रहे हैं? मतीला जान साहब, आपको याद होगा कि 2022 में 14 माह पहले तकरीबन जस्टिस काजी फैसा के सामने केस था जिसमें डॉक्टर के लिए हाफिज कुरान को 20 इजाफी नंबर देने का मामला था। तो इस मामले को जुडिशियल साइड पे देखने के लिए काजी फैसा ने नोट मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले के लिए 20 इजाफी नंबर, जो 20 हाफिज कुरान को 20 इजाफी नंबर दिए उस वक्त, तो वो 14 माह नहीं लगा। और फिर 14 माह के बाद 2 हफ्ते पहले अचानक एक स्पेशल बेंच बनाया गया और उस स्पेशल बेंच के अंदर जो है वो जस्टिस काजी फैसा की सरबराही में जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन और जस्टिस शाहिद वहीद पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच जो है उसके सामने ये लगा दिया गया। अब आपको याद है इससे पहले भी जब काजी फैसा और जस्टिस याहिया अफरीदी का एक बेंच बना दिया गया था अचानक, वो भी उस वक्त जब ये इलेक्शन मैटर सुनते हुए आज भी जो जस्टिस मंदोखेल ने जिसकी तरफ इशारा किया कि 2 जजेस को क्यों निकाला गया, वो अगर बात हम करें तो फिर जिस पे चीफ जस्टिस उनको रोक दिया, मतलब 2 जजेस अतर मनल्ला साहब और याहिया अफरीदी को तो उसके बाद एक नया बेंच तश्कील दिया था और काजी फायज ईसा ने फिर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को बुलाया था कि ये कैसे और किसके कहने पे। उन्होंने बताया कि जी चीफ जस्टिस के स्टाफ अफसर इरशाद साहब जो है उनके कहने पर हम नोट बनाकर भेजते हैं टेलीफोन कॉल पे और टेलीफोन कॉल के ऊपर। तो वो काफ़ी ले दे हुई थी और फिर उसमें यही आया था कि मुकदमात की फिक्सेशन के हवाले से जो फाइल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास जो है वो 1.5 साल हो गया, वो उनके चैम्बर में पड़ी, वो भी वापस नहीं आई थी। तो आज फैसला क्या हुआ काजी साहब की? तो काजी साहब का जो बेंच है इसमें बड़ा मजे का 2-1 की अक्सरियत ही ये फैसला है। 2-1 यानी कि बेंच के सरबराह जस्टिस काजी फैसा और जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो कि इसी 5 रुकनी बेंच का हिस्सा भी हैं, उन्होंने ये फैसला दिया है कि जब तक क्योंकि उन्होंने कहा कि स्पेशल बेंच बनाने का सुप्रीम कोर्ट रूल्स में कोई गुंजाइश नहीं है और ये चीफ जस्टिस का इख्तियार नहीं कि वो अपनी मर्जी से ये सारा कुछ करता फिरे, तो लिहाजा जब तक 191 जो आइन का आर्टिकल 191 के तहत सुप्रीम कोर्ट रूल्स नहीं बन जाते 184(3) के हवाले से, उस वक्त तक जो है ये 184(3) के तहत जितने भी मुकदमात हैं उनकी समाअत मुअख्खर कर दी जाए। अच्छा। और इस पर जो है 2 जज साहबान के हैं और जस्टिस शाहिद वहीद ने कहा कि ये जो है मैं इस फैसले से एग्री नहीं करता क्योंकि जिस मामले को एडजुडिकेट किया गया वो हमारे सामने ही नहीं थे। तो एनीवेज अब 2 जज साहबान का ये फैसला अच्छा है। इस फैसले का ये इलेक्शन का केस सुनने वाले 5 रुकनी बेंच पे क्या असर पड़ सकता है? देखिए मतीउल्लाह जान साहब, ये तो जाहिर है जज साहबान है, पता नहीं जज साहबान के ऊपर आइन के तहत दिए गए जुडिशल ऑर्डर्स एक दूसरे पे लागू होते हैं या नहीं होते हैं, लेकिन चीफ जस्टिस पे तो होंगे। लेकिन बिल्कुल देखें, लेकिन अब ये जो है क्योंकि ये जुडिशल साइड पे है फैसला, ये एडमिनिस्ट्रेटिव साइड के ऊपर नहीं है। जो काजी साहब ने मुझे जो लग रहा है वो शायद कल को ऐसा हो कि क्योंकि जस्टिस अमीनुद्दीन इस बेंच के अंदर हैं जो 5 रुकनी लार्जर बेंच है चीफ जस्टिस की सरबराही में, और उसमें जैसे जमाल मंदोखेल भी हैं और ये बेंचेस की तश्कील और उसके हवाले से कंट्रोवर्सी बहुत ज्यादा चल रही है। अब ये इन 2 जज साहबान के इल्म में एक तो सिग्नेटरी हैं उस ऑर्डर के, अमीनुद्दीन खान काजी साहब वाले ऑर्डर के, अब वो ऑर्डर जो है वो आ गया वो डिटेल रीजनिंग के साथ, तो ये हो सकता है कि ये 2 जज साहबान कहें कि जनाब वो क्योंकि ये भी मुकदमा 184(3) के तहत ही समाअत किया जा रहा है, वो जुडिशल एक ऑर्डर आ गया है तो उसकी रूह में तो फिर हमें ये मुकदमा मौखर करना चाहिए। ये इलेक्शन वाला अगर ये मौखर नहीं करते हैं तो फिर वो देखा जाएगा कि अब वो फिर उसके बाद आया बैठते हैं इस बेंच के अंदर
या वो 5 रुकनी बेंच जो दोनों है उसी वक्त कॉग्निजेंस लेता है, जिस तरह से हमारी दरखास्त के ऊपर जैसे काजी फाइसा ने ऑर्डर दिया था और उसको उठा के अपने पास लगा के ये बड़ी ड्रामाई सूरत हाल है। हाँ, ये एक इंटरेस्टिंग तारीखी डेवलपमेंट है। आज जो कि इलेक्शन वाले केस के अंदर हुआ, जैसे जमाल खान मंदोखेल ने अचानक जिस तरह आज एडवोकेट इरफान कादर को बुला के वापस रोस्टम पे, क्योंकि वो भी नाराज होकर जा रहे थे, उस पर बाद में बात करते हैं, उन्होंने कहा कि जी 4-3 के फैसले पे हम कायम हैं, यानी जमाल खान मंदोखेल और जैसे मंसूर अली शाह, हमारा जो फैसला है उस पर कायम है। और अभी जैसे अतमन्ना और जैसे याया अफरीदी के तफसीली वजूहत आनी है, वो भी किसी वक्त आ सकती हैं। और इतने में ये काजी फाइसा का फैसला आ गया है कि भाई 184 के तहत जो रूल्स हैं जब तक नहीं बनते तो कोई सो मोटो कार्रवाई नहीं हो सकती। तो क्या ये अब चीफ समाअत मौखर कर दीजिए, समाअत मौखर, तमाम केसेस पेंडिंग हो गए, अब उस पर कोई प्रोसीडिंग नहीं होगी। इस जुडिशियल ऑर्डर की इंटरप्रिटेशन तो मतीला जान साहब हमारे नजदीक तो यही है। अब वो फाजिल जज साहबान हैं, चीफ जस्टिस हैं, लेकिन 5 जजों पे अगर 3 जजों का हुक्म हावी हो ना हो, मगर ये 3 जजों का हुक्म चीफ जस्टिस पे तो लागू होगा। मतीला जान साहब बात ये है कि ये जुडिशियल साइड के ऊपर है ना, मतलब जुडिशियल ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, तो ये रजिस्ट्रार ने इस पे अमल करना है। रजिस्ट्रार ने अमल करे या ना करे, रजिस्ट्रार तो बिल्कुल पाबंद है इस पे अमल करने का। लेकिन अभी ये भी है कि अगर एक मामले की पहले से कॉग्निजेंस ली हुई और 5 रुकनी बेंच ने एक मुकदमा मुलतवी किया हुआ है, तो उसकी जो है लीगल कॉनोटेशन देखनी होगी। लेकिन देखना ये होगा कि जो सिग्नेटरी हैं उस बेंच के, उनका क्या रिएक्शन होता है। आज अटॉर्नी जनरल जो है इस हवाले से उनके भी पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, बैरिस्टर मंसूर अवान। और आज भी उनसे कहा गया कि तमाम लीडरशिप यकीन दहानियाँ कराएं। वो क्या लीडर्स को बुलाना चाह रहे हैं, टॉप लीडरशिप को, जो आज लो टीयर्स के जो लीडर्स आए थे उनसे मुतमईन नहीं हुए चीफ जस्टिस। उन्होंने कहा कोई ऐसा आला सतह का सीनियर किस्म का बंदा हो जो जिससे जो है वो सीरियसनेस जाहिर हो कि कमिटमेंट जो भी देनी है इलेक्शन के माहौल के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट आपको याद है कि जिस दिन ये समाअत शुरू हुई थी उसी दिन चीफ जस्टिस ने अपने ओपनिंग जो थे रिमार्क्स वगैरह सारा कुछ, या उसको जब ऑर्डर लिखवा रहे थे तो उन्होंने कहा था कि देखें हम ये चाहते हैं कि कमिटमेंट दी जाए जो हम फैसला करेंगे। अब ये इसको देखें आपके एक मरतबा फिर उन्होंने शुरू कहाँ से किया। उन्होंने कहा बैरिस्टर अली जफर जब समाअत ख़त्म हो रही थी वो रोस्ट्रम के ऊपर आए तो चीफ जस्टिस ने कहा कि देखें चेयरमैन तहरीक इंसाफ जो है वो तहरीरी तौर के ऊपर कमिटमेंट देने के लिए तैयार हैं। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, उन्होंने कहा जी इनकी तो आ गई है अटर्नी जनरल, आप जो है वो कमिटमेंट के लिए आप इस क्या करते हैं इंस्ट्रक्शंस ले लें। और फिर उन्होंने तीनों वकला जो PMLN, JUI और पीपल्स पार्टी के हैं उनकी तरफ कहा कि आप भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो आप देखें। और फिर उन्होंने कहा कि इंतखाबात के लिए ज़रूरी है सियासी दर्जा हरारत कम हो और एक जो है ना शूट और शाउट ना करें एक दूसरे को। बिल्कुल। तो वो उस पे कि भी आपको वो बाबा रहमते वाला किरदार तो नहीं याद आ रहा? देखें जिरगा जुरिस्डिक्शन है ना, जिरगा जुरिस्डिक्शन मैं तो साकिब निसार साहब भी ये कहते थे जिरगा जुरिस्डिक्शन एक बाबा रहमते होता है, मतलब एक अदालत अपना काम छोड़ के ना वो जिरगे। और पिछले केस के अंदर भी आपको याद है इसी के भी सियासी जमातों से कमिटमेंट ले ली जाए, उस पर भी जस्टिस मंसूर अली शाह ने भी ये तजवीज़ दी थी कि हाँ जी बताएं चलें कंसेंसस से कोई एक ये बड़ी अजीब बात नहीं है कि सियासतदानों से जज जो है कमिटमेंट मांग रहे हैं। मतलब आइन के तहत क्या कमिटमेंट, जो सियासतदान हल्फ उठाते हैं बतौर रुकन असेंबली, उससे बड़ी कोई कमिटमेंट हो सकती है कि चीफ जस्टिस के सामने आके कहें जनाब हम मतीउल्लाह जान साहब देखें बात ये है कि बेंच के अपने अंदर से ही डाइसेंटिंग वॉइसेस उठ रही हैं जस्टिस मंदोखेल की सूरत के अंदर कि वो ऑर्डर जो कि हमने इलेक्शन केस के अंदर तारीख के हवाले से दिया वो 3-4 का ऑर्डर है। जब वो ऑर्डर सुओ मोटो और पिटीशन मुस्तरद करता है तो फिर ये कैसे मुमकिन है, सदर ने कौन से उसके तहत आपने इलेक्शन कमीशन ने सदर से तारीख मांगी, क्या ये कानूनी तौर के ऊपर है, और फिर उसके बाद आपने प्रोग्राम दिया और शेड्यूल दिया, वो कौन सी किस ऑर्डर पे आप अमल दरामद कर रहे हैं। तो ये एक वो जो है ना वो कजिया बना हुआ है, तो अब कल क्या होगा? अमूमी तौर पे वो शायद अदालत की कोशिश ये है कि कोई कंसेंट ऑर्डर जो है वो इस हवाले से इलेक्शंस के ऊपर पहले आपस में तो कंसेंट कर ले, वो एक और बात है। अच्छा, चीफ जस्टिस ने आज ये भी पूछा कि ये 8 अक्टूबर में क्या मैजिक है, क्या जादुई ये हिंसा है 8 अक्टूबर का, ये क्या था, इसका पस मंजर क्या है? देखिए ये कोई चीफ जस्टिस ने 3 से 4 मरतबा जो है वो मैंने देखा इस सवाल को उन्होंने रिपीट किया कि 8 अक्टूबर की तारीख आपने कैसे दी, 8 अक्टूबर का के अंदर कौन सा मैजिक है? तो आपके ख्याल में क्या मैजिक है? छू मंतर यानी कि गायब हो जाएंगे। वो होता है ना कि किसी पे जादू करते शू
और बंदा गायब हो और जाता है। बंदा गायब हो जाता तो है। ये चीफ जस्टिस साहब, तो जाहिर है 8 अक्टूबर को चीफ जस्टिस तो नहीं होंगे ना, अच्छा उनकी जगह काजी फायजी साहब होंगे। उनकी जगह चीफ और वो जस्टिस सितंबर में कोई और। रिटायर हो रहे हैं बंदयाल साहब। बंदयाल साहब 16 सितंबर को तो रिटायर इस बात पे बंदयाल साहब को हैरानी के इजहार करने की क्या जरूरत है? नहीं, उन्होंने कहा कि 8 अगस्त भी तो हो सकती थी, 8 सितंबर भी तो हो सकती थी। तो यहाँ थोड़ा सा पीछे 8 कर देते अक्टूबर की आप हुई सीधा है। 8 अक्टूबर पे ले तो वो गए। जो मैजिक जो है ना वो, फिर उसके बाद उन्होंने फिर कहा कि आप जाएं जी, पूछ के आए वजारत दाखिला। ये वैसे वही वजारत मैजिक दिफा नहीं से। है, ये वही मैजिक नहीं है जो 30 अप्रैल में है। वो भी तो एक मैजिक ही वो है भी ना मैजिक कि है। वाई 30th है। बट एनीवे, तो एनीवेज जो है ना, बात ये है कि कल काफी- क्या होगा, फैसला हो जाएगा इलेक्शन के हवाले से, या आप कुछ और टेक्निकी जो आपका हिसाब का फैसला आ गया? देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये टेक्निकलिटीज नहीं उठती हैं, और फिर जैसा कि पहले पॉलिटिकल पार्टीज ने बिल्कुल उन्होंने कहा था कि जनाब हमारा तो काम ही नहीं है कोई तारीख देने का, तो हम किस बात की फर्जी तारीख दें, जब चीफ जस्टिस बार बार कहते हैं कि कोई फर्जी तारीख ही दे दें आप लोग। तो मेरा नहीं ख्याल है कि हुकूमत जो है वो इस मामले के ऊपर आएगी। हाँ, अगर अमनो अमान को बरकरार रखना और वो सारा कुछ है और इलेक्शन लेना है, देखें एक बात तो है कि इन 3 जज साहिबान ने भी ये कह दिया है कि बेरेस्ट मिनिमम डिविएशन की जाए। अब बेरेस्ट मिनिमम डिविएशन की इंटरप्रिटेशन मतीउल्लाह जान साहब क्या हो सकती है, 30 दिन या 6 महीने? चले जी, तो वो इस 40 दिन interpretation का में- एक फिगर जो है शायद चीफ जस्टिस के जहन में है, जो बेनजीर भुट्टो की शहादत के बाद 40 दिन डिले हुआ चले, था। मेरे ख्याल में ये बेरेस्ट मिनिमम टाइम हमारे पास भी अब रह गया है। तो बहुत शुक्रिया अब्दुल करीम सदीकी। आप देखना ही है कि सुप्रीम कोर्ट में जो फैसले मुख्तलिफ बेंचेस से आ रहे हैं, ये 1997 में सज्जाद अली शाह जब चीफ जस्टिस से 2 मुख्तलिफ फैसले 2 बेंचेस देते थे, एक दूसरे के खिलाफ देते थे। खुदा न खास्ता कहीं ऐसी सूरत हाल पैदा ना हो। अब तो ये आने वाले दिन ही बताएंगे कि क्या 1997 की तारीख दोहराई जाएगी या नहीं। मतीउल्लाह जान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।